हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे इस वीडियो में। यदि हम बात करें ये वीडियो नंबर की, तो ये लेसन 3 आपका चल रहा था, उसकी ये 13वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हम ये 3 टॉपिक क्लियर कराएंगे। इसके 3 टॉपिक में यानी कि ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बोले तो आपका सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार आ चुकी है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, क्या इनकी परिभाषा है, ये दोनों कंप्लीट करने के बाद में देन हम इसका क्या करेंगे कि डेरिवेशन करेंगे कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध, या कभी कभी ऐसा जाता है कि ई वी आर में संबंध। ई क्या है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल होता है, वी यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर होता है, और आर स्मॉल आर की यदि मैं बात करूं तो आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो इनके बीच में संबंध। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आपका सेल का विद्युत वाहक बल। तो इसको बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो इस पर एक न्यूमेरिकल्स या डेफिनेशन डेफिनेटली आएगी, ये समझ लेना। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, हम समझते हैं। जैसे कि हमने कल इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्या बताया था, सेल बताया था। सेल क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताया था, उसकी निर्भरता बताई थी। तो थोड़ा सा जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी और जिन्होंने इस चैप्टर के नोट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, वो नीचे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां से लिंक से इस चैप्टर के नोट्सों को पीडीएफ में डाउनलोड कर लें। यहाँ पर केवल समझिएगा, नोट्सों में सब कुछ थ्योरी लिखी हुई है, और चाहो तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस थ्योरी को लिख कर भी आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलो समझते हैं। ये सेल क्या होता है, यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा को, एक ऐसी युक्ति होती है सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी परिपथ में आवेश को लगातार बनाए रखती है, यानी आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है। कुल मिला के ओवरऑल बात यह है कि सेल क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देती है, वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सेल की यदि संरचना की थोड़ी सी बात करूं, थोड़ा सा प्रकाश डाल दे रहा हूं। सेल क्या है, यानी एक सेल में क्या होता है कि 2 छड़ें होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड या प्लेटें कहते हैं। इन छड़ों को एक द्रव में डुबा देते हैं, यानी इन छड़ों को द्रव में डुबाया जाता है। इस द्रव को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, यानी कि जो छड़ें हैं उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसमें ये डुबाई गई हैं उस द्रव को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इस वैद्युत अपघट्य में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। जैसे ही हम इस छड़ को इनमें डुबाते हैं तो एक छड़ पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाती है। जैसे ही हमने पॉजिटिव नेगेटिव को तार द्वारा जोड़ेंगे तो इसमें धारा, यानी या तो यूं कहिएगा इसमें धारा बहने लग जाती है, या यूं कहिएगा इसमें आवेश प्रवाहित होने लगता है, यानी कि आवेश प्रवाहित होने लगता है। तो आवेश और धारा का मतलब दोनों का मीन्स एक ही है। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो सिंपली में दोनों इसलिए लिखें क्योंकि दोनों का यूज करके मैं अभी आपको ये वाली डेफिनेशन समझाने वाला हूं। तो देखिएगा, बहुत प्यार से ऐसा समझ जाओगे, जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे। देखिएगा, यहां से जैसे ही हमने क्या करा कि यहां से ये जो आवेश है, इसमें जैसे हमने तार से जोड़ा तो इसमें आवेश प्रवाहित होने लगा। क्लियर है। तो हम इसकी परिभाषा बनाएंगे सेल के विद्युत वाहक बल की, यानी कि ये इतनी युक्त, यानी ये प्लेट है, यानी इलेक्ट्रोड से लेकर ये पूरा का पूरा यहां तक सेल है, ठीक है। अब ये जो आवेश है, आवेश प्रवाहित करने में सेल कुछ ना कुछ आवेश को ऊर्जा दे रहा होगा, तभी तो ये इसमें घूम रहा है। यानी कि आवेश यहां से यहां तक ऐसे करके ये जा रहा है, इस तरीके से ये आवेश जा रहा है, आवेश या इसमें धारा इस तरीके से बह रही है ऐसे। तो कुल मिला के मतलब क्या, धारा इस तरीके से नीचे आएगी, फिर ऐसे करके जाएगी, मतलब इसके अंदर प्रवेश करेगी, और ऐसे करके घूमते हुए फिर इसी तरीके से घूमती रहेगी धारा, ठीक है। तो यानी कि ये जो आवेश इसमें घूम रहा है, इस तरीके से चल रहा है, तो यानी सेल कुछ ना कुछ तो यानी आवेश को प्रवाहित करने में ऊर्जा खर्च कर रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होगा। उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम परिभाषा बनाएंगे कि यहां पर आवेश का मान कितना ले लूं मैं, आवेश Q बराबर कितना ले लेता हूं, एकांक ले लेता हूं, एकांक। तो क्या हो जाए, एकांक आवेश को सेल सहित, देखो सेल में भी प्रवाहित कर रहा है। देखो मैंने क्या चित्र तीर इस तरीके से बनाए, सेल में भी जा रही है धारा और बाह्य परिपथ में भी जा रही है। ऊपर वाला ये क्या है आपका परिपथ। तो क्या परिभाषा बनेगी, देखो अब बुद्धि को थोड़ा सा खोल लेना। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, यानी सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है, या तो दो बातें कह देना, पहली या तो सेल द्वारा किया गया कार्य, दो बातें बता दी हैं, या तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सिंपली इतनी परिभाषा काफी है। यदि आप थोड़ा सा और इसको बढ़ाना चाहो और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल द्वारा जो किया गया कार्य है इसको आप क्या बोल सकते हो, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। यानी सेल जब तक इसको ऊर्जा नहीं देगा तो ये आवेश आगे चलेगा ही नहीं। यदि आवेश आगे चलेगा, आवेश का यदि फ्लो होगा तो किसके द्वारा होगा, एनर्जी के साथ। जब एनर्जी कहां से आ रही है, इसको कौन दे रहा है, सेल दे रहा है। और सेल के पास एनर्जी कहां से आ रही है कि सेल में एक क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। और रासायनिक क्रिया किस में हो रही है, क्योंकि इसमें वैद्युत अपघट्य है, और वैद्युत अपघट्य और ये छड़ें हैं इसमें क्या करती हैं, क्रिया करती हैं, जिसमें रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया होती है तो उस दौरान इसमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। जब ऊर्जा निकलती है तो यही ऊर्जा इलेक्ट्रोडों द्वारा कहां पर, यहां पर आ जाती है। तो ये सेल क्या कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है, जिसके द्वारा यहां पर आवेश क्या हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो क्लियर होगी बात। अब आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, तो आप क्या बताओगे उसको कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में, ठीक है, घुमाने का मतलब प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा कार्य किया जाता है उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। या एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं हम, ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W/Q। W/Q क्यों, क्योंकि किए गए कार्य को ही हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एकांक होता है, जैसे आवेश एकांक है तो जिस चीज को हमें एकांक करना होता है उसका ही हम भाग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में रख लेना, किसी भी चीज को एकांक करते हैं उसी का भाग करते हैं। तो यहाँ पे एकांक आवेश है तो आवेश का भाग कर दिया हमने, राइट। इसका मात्रक की यदि मैं बात करूं, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक की हम यदि बात करेंगे तो क्या, जूल। क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है। इस जूल प्रति कूलाम को हम एक और वर्ड में बोल सकते हैं, क्या, इसका दूसरा नाम हो जाएगा जूल बट्टे कूलाम को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। जो हमने विभव विभवांतर पढ़ा था, सेम वही परिभाषा है, बस थोड़ा सा अंतर है, फॉर्मूला भी वही है, जूल बट्टे कूलाम या वोल्ट। क्लियर होगी बात। और हम इसके यदि हम विमा की यदि हम बात करें तो विमा भी वही है, पुराने वाली, कोई अलग नहीं है इसकी विमा, ml² T-3 A-1, ये इसकी विमा हो गई, किसकी, विद्युत वाहक बल की। अब आपसे पूछने लगे 1 वोल्ट की परिभाषा, तो 1 वोल्ट की परिभाषा हमने पहले भी बता दी थी, पहले चैप्टर में, दूसरे वाले चैप्टर में। इसमें और बता दे रहा हूं कि यदि आपने यहां पर ये क्या है, देखना E बराबर, ये वोल्ट बराबर क्या है, ये आपने क्या देख पा रहे हो यहां पर, जूल बट्टे कूलाम। तो यहां पे मैं 1 कह दे रहा हूं, 1 वोल्ट, 1 जूल कह दे रहा हूं और 1 कूलाम कह दे रहा हूं। तो मतलब क्या है, ये क्या था, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, ये क्या है, कार्य है, और ये क्या है, उसका ईएमएफ है। तो परिभाषा क्या बनेगी, 1 कूलाम आवेश को किसी परिपथ में, सेल सहित किसी परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य का मान 1 जूल हो तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट क्या है, उस सेल के विद्युत वाहक बल को 1 वोल्ट कहते हैं, जो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करता है। सिंपली इतना लिख देना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य का मान यदि 1 जूल हो तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। क्लियर हो गई। अब हमारा ये हम क्या कर देंगे, इसको रब कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्लियर हो गया आपका विद्युत। अब हम बात करें सेल के विद्युत वाहक बल की निर्भरता के बारे में। तो सेल के विद्युत वाहक बल की निर्भरता, ये केवल 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, जो विद्युत अपघट्य है, ये जो विद्युत अपघट्य है उसकी प्रकृति पर। तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर,
जो सेल का जो विद्युत वाहक बल है ई किस बात पर निर्भर करता है, जो इस सेल में जो विद्युत अपघट्य लिया गया उसकी प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी है उस बात पर निर्भर नहीं करता है, और यह इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करता है। दूसरी बात क्या है, यह इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। लेकिन अब हम बात करें इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है उस बात पर निर्भर नहीं करता, वैद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी है उस बात पर निर्भर नहीं करता, ये जो इलेक्ट्रोड है इनका क्षेत्रफल कितना है उस बात पर निर्भर नहीं करता। तो इसका मतलब ये कितने हो गए, तीसरा और चौथा और पांचवा पॉइंट। तो ये इसकी वैद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट की यदि हम बात करें, चौथे पॉइंट की, ये किस बात पर निर्भर नहीं करता है, ये वैद्युत यानी प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, आगे तक लिख देना। और पांचवें यदि हम पॉइंट की बात करें तो ये किस चीज पर निर्भर नहीं करता, इसका प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो कुल मिला के 5 पॉइंट हो गए। पांचों पॉइंटों को एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। जो सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल सेल के वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा, इलेक्ट्रोड के पर निर्भर करता है, यानी इलेक्ट्रोडों पर, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है, यानी जो इलेक्ट्रोड है यानी ये प्लेटें हैं, प्लेटों पर निर्भर करता है। लेकिन दूसरा पॉइंट, सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो इलेक्ट्रोड यानी कि प्लेटों पर निर्भर करता है। तीसरा खास पॉइंट है कि ये वैद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता कि वो कितनी क्वांटिटी में है। चौथा, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, और प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट हैं, आपके ध्यान रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं जब टेस्ट लूंगा तो टेस्ट में इसमें से पॉइंट जरूर पूछूंगा। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं अब अपने टर्मिनल विभवांतर। ये क्या है आपका सेल, यानी ये सेल का ये सिंबल बना दिया है जिसमें बड़ी लाइन जो है आपकी पॉजिटिव है और छोटी नेगेटिव है। जैसे हमने इसमें पर्पज से जोड़ा है, इसमें क्या है, धारा बहने लग रही है, धारा का फ्लो हो रहा है, बोले तो इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। जैसे इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है कि हमने इसमें क्या बनाया है, एक प्रतिरोध लगाया R1, दूसरा प्रतिरोध लगाया R2, तीसरा प्रतिरोध लगाया R3। जैसे इसमें प्रवाहित किया आवेश, तो R1 प्रतिरोध है, तो R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 है, R2 के सिरों पर विभव कितना V2 है, और R3 के सिरों पर विभव V3 है। तो हम पढ़ रहे हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट। तो एकांक आवेश को, यानी कि एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये V1, ये V2, V3, ये टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सिंपली आगे बात समझ में नहीं आई कि यहां पर क्या है, आवेश को सेल सहित यानी सेल के साथ साथ पूरे परिपथ में इस तरीके से घुमा दें तो किया गया कार्य क्या है, विद्युत वाहक बल है। यहां पर भी सेम टू सेम है, बस सिंपली बस एक बात का फर्क है कि इसमें जो आपका आवेश है वो कहां पर है, केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो आपका क्या कहलाएगा, यानी यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य W1 है, यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य W2 है, यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य W3 है। तो कुल मिला के बात यह है कि W1 अपॉन यहां पे मैं क्या करूंगा, Q कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका V1 हो जाएगा, और V2 निकालूंगा तो मैं W2 अपॉन Q कर दूंगा, और V3 यदि निकालूंगा तो W3 अपॉन आपका Q कर दूंगा। अब कहोगे सर आपने Q1, Q2, Q3 क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एकांक आवेश, और आवेश इसमें सेल से एक आवेश ही बह रहा है तीनों प्रतिरोधों में, तो आवेश पे तो 1, 2, 3 नहीं लगाऊंगा। और दूसरी बात, ये आवेश कितना लिया है, मैंने एकांक लिया है, सभी में बराबर कर दिया, यानी आवेश का भाग कर दिया, राइट। तो किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो
ऊर्जा खर्च होती है या जो सेल कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, या उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यदि मैं कहूं B से C तक ले जाने में कार्य W2 है तो ये B से C तक के बीच का क्या कहलाएगा, ये W2 B से C तक का है तो ये कहलाएगा B से C का बीच का टर्मिनल विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। ठीक है, इस तरीके से ये क्लियर होगी बात। अब आपको थोड़ा सा अंतर यदि मैं दोनों में बता दूं, ऐसा समझिए कि ये और इसमें कि आपके पास में एक मकान है और मकान में बहुत सारे कमरे हैं। ठीक है, सपोज करो एक घर है और घर में एक कमरा, दो कमरा और तीन कमरा, इस तरीके से। और मैं कह रहा हूं और एक आवेश है, एकांक आवेश है, एकांक आवेश को इस कमरे में घुमाने में किया गया कार्य इस कमरे का विभवांतर कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर। एकांक आवेश को इस कमरे में प्रवाहित करूं तो इसका टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा, और यदि इस कमरे में प्रवाहित करूं तो इसका टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इन कमरों के साथ साथ इस घर के चारों ओर घुमा दूं तो वो क्या बन जाएगा, रहेगा तो वो भी टर्मिनल विभवांतर, घर का टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। लेकिन हम उसको एक वर्ड में बोल देंगे कि ये सेल का विद्युत वाहक बल हो गया, इस घर का विद्युत वाहक बल हो गया। सिंपली इस तरीके से समझो। तो इसमें यहां से यहां तक प्रवाहित करने में क्या कार्य है, टर्मिनल विभवांतर A से B का, यहां से यहां तक किया गया कार्य है B से C तक, C का टर्मिनल विभवांतर, और यहां से यहां तक C से D का। यदि मैं इस आवेश को यहां से यहां तक और फिर इसमें और घुमा दूं, यानी सेल में और घुमा दूं, तो यही विभवांतर क्या कहलाने लगेगा, विद्युत वाहक बल कहलाने लगेगा। तो आपने हमेशा एक बात सीख गए कि हमेशा और हमेशा जो विद्युत वाहक बल का मान E का मान V से सदैव बड़ा होगा या इसके बराबर हो सकता है। बराबर कब हो सकता है, जब सेल के अंदर कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तब आपका क्या हो जाएगा, उसका विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर बराबर हो जाएगा। ये अभी डेरिवेशन करेंगे तो है V बराबर W/Q, वही है, मात्रक भी इसका वही रह जाएगा, जूल प्रति कूलाम, या इसको हम बोलेंगे वोल्ट। अभी बताया था सेम, यानी ई का जो फॉर्मूला भी यही था, बस अंतर दोनों में ये है कि ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। ये दो बिंदुओं के बीच होता है, ये उन बिंदुओं के साथ साथ क्या होगा, सेल के अंदर भी प्रवाहित करने में किया गया कार्य होगा। तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, इसलिए ये दोनों चीज रह गई थी। इसकी विमा भी वही है जो इसकी विमा थी, 1 वोल्ट की परिभाषा भी वही है, सब कुछ सेम है। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। विद्युत वाहक बल समझ गए, विभवांतर समझ गए, और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि जैसे हम जो कोई चीज चलती है, बस सीधी सीधी बात है, हमने कल भी बताया था, आवेश चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न होगी, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे ही जब धारा प्रवाहित होती है तो सेल का घोल भी, या इसमें क्या होता है, जो आवेश या धारा प्रवाहित होती है तो उसमें रुकावट उत्पन्न करता है सेल का जो घोल है, ये वैद्युत अपघट्य जो है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के अंदर सेल के घोल द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, तो आगे देखिएगा आप, सिंपली हम यहां से अभी आपने जाना कि माना कि जो सेल का विद्युत वाहक बल कितना E है तथा इसमें आवेश Q प्रवाहित हो रहा है। तो अभी आपने एक चीज पढ़ी थी कि E बराबर W/Q, तो सेल द्वारा किया गया कार्य, यानी सेल द्वारा टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो ये सेल द्वारा टोटल कार्य है, क्योंकि ये टोटल, यानी इसमें परिपथ में परिभाषा क्या थी, ई की, यानी विद्युत वाहक बल की परिभाषा यही तो थी कि सेल सहित पूरे परिपथ में किया गया कार्य, यानी टोटल कार्य है पूरे परिपथ का। तो टोटल कार्य, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W बराबर EQ। ठीक है, सिंपली आगे बात समझ में। और E आप इसके नीचे W बराबर क्या लिख दोगे, E का मान कितना हो जाएगा, E का मान तो इतना ही रहने दीजिए, लेकिन Q का मान रख दीजिए IT। ये समीकरण 1, ये टोटल कार्य है, ध्यान रखना, ये टोटल वर्क। अब हम देखिएगा, ध्यान से समझ लेना, दो बातें बताऊंगा मैं, एक सेल का आंतरिक कार्य, एक सेल का बाह्य कार्य। सेल का बाह्य कार्य ये वाला और सेल का आंतरिक कार्य अंदर वाला। तो पहले मैं सेल का बाह्य कार्य निकाल रहा हूं, सेल का बाह्य कार्य W बराबर, ठीक है, तो मैं W और यहां पे लिख दे रहा हूं नीचे W, बाह्य को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल।
तो ई एक्स टी कर दे रहा हूं, ई एक्स टी मतलब क्या है, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल, ई एक्स टी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कार्य। तो बाह्य कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपल ही बाहर जो किया गया कार्य क्या होता है, आपका टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यदि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर है। लेकिन एकांक आवेश को सेल के साथ साथ पूरे परपथ में यदि प्रवाहित करूं तो उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V Q हो जाएगा, यानी कि V और Q की जगह पर IT ये हो जाएगा। समझ में आ गई, V IT क्यों हो गया ये, तो ये आपका समीकरण 2 मान लीजिए, सिंपल समझ में आ गया। सेल का बाह्य कार्य VIT क्यों हो गया, क्योंकि सेल के जो बाहर का जो विभव होता है वो विभवांतर कहलाता है। सेल के दोनों को हम जोड़ दें, यानी सेल के बाहर और अंदर दोनों में जो प्रवाहित किया गया कार्य जो होता है सेल सहित पूरे परपथ में किया गया कार्य, सेल का विद्युत वाहक बल E होता है। जबकि सेल के बाहर बाहर यानी कि किसी बिंदुओं के बीच किया गया कार्य क्या, टर्मिनल विभवांतर होता है। जैसे हम मान ली ये है तो इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2। यदि मैं कहूँ कि आवेश को A से C तक के बीच का करें तो A से C तक का विभवांतर V, तो इसलिए VIT। अब सेल के अंदर की यदि बात करूं तो आंतरिक कार्य यानी सेल का आंतरिक कार्य, सेल का आंतरिक कार्य, सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य, सेल का आंतरिक कार्य सीधा सीधा लिख दीजिए WINT का मतलब क्या है, इंटरनल, और इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य कार्य, इंटरनल का मतलब आंतरिक कार्य। W आंतरिक कार्य मतलब क्या, देखो सिंपली आप यही फॉर्मूला लगाओगे कि यहां पे मैं कह दे रहा हूं V डैश Q। V डैश का मतलब क्या है कि सेल के अंदर का विभव, सेल के अंदर का विभव इनटू आवेश। तो सेल के अंदर का विभव क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका ये V बराबर IR होता है नॉर्मली फॉर्मूला। तो सेल के अंदर का यदि V बराबर ओम के नियम से क्या था कि V बराबर I इंटू R, कैपिटल R ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें जो धारा कितनी बह रही है, स्मॉल r बह रही है। सेल के अंदर का जो प्रतिरोध होता है ये कैपिटल R नहीं स्मॉल r लिया जाएगा, इंटू और I Q की जगह पे IT। तो नॉर्मली टोटल ये क्या हो जाएगा, I² RT। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा, ये WINT। ये समझ में आ गई बात, नहीं आई। सेल का इंटरनल कार्य, सेल का एक्सटर्नल कार्य, सेल का बाह्य कार्य और सेल का आंतरिक कार्य, टोटल समझ में आई। देखिएगा एक बार और मैं आपको बता दूं कि सेल का टोटल कार्य कितना हो जाएगा कि सेल को सेल सहित परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य E, सेल के बाहर का किया गया कार्य V, और सेल के अंदर का जो विभव होता है वो स्मॉल IR होता है, यानी कि V डैश हमने मान लिया। इसका बाहर का जो कार्य है विभव कितना मान लिया, अंदर का जो विभव है V डैश मान लिया, तो स्मॉल IR। ठीक है, ये क्लियर है, ये दोनों हो गए। अब आप क्या लिख सकते हो भाई, सेल का टोटल कार्य सेल के बाह्य और आंतरिक कार्य के बराबर होगा। यानी आवेश यहां से यहां तक घूम रहा है और यहां तक घूम रहा है, तो टोटल कार्य क्या होगा, बराबर होगा। यानी सेल के बाहर का, लो हो गया ये डेरिवेशन यहीं पे खत्म है। देखिएगा हम लिख देंगे W बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क WEXT प्लस WINT। ठीक है, मतलब आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख देना कि W इसके नीचे लिख दीजिए बाह्य प्लस W आंतरिक। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि बाह्य कार्य और आंतरिक कार्य दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल आया। टोटल वर्क का मान कितना है, टोटल वर्क का मान है EIT बराबर बाह्य का मान कितना है, बाह्य का है VIT प्लस आंतरिक का मान कितना है I² RT। अब देखिएगा EIT बराबर, इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, इसमें IT कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा, देखिएगा यहां पे V बचेगा प्लस I गया T गया तो IR बचेगा, ये चीज बची सिंपली। ठीक है, इससे ये दोनों कट गए तो E बराबर क्या आ जाएगा, V प्लस स्मॉल IR, ये आ गया। और यदि मैं V का यदि मान निकालूं तो V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस IR। ये दो फॉर्मूले बन गए। इन दोनों फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में,
और नॉर्मली इंटर वाले एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में 2 पॉइंट और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। 2 पॉइंट हम इंपॉर्टेंट बताते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट आप जानते हो, वी नो दैट कि v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। इस वाले मान को इस वाले समीकरण में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, e बराबर ये v की जगह पे क्या आई आर हो जाएगा प्लस ये स्मॉल r हो जाएगा। i इसमें से कॉमन ले लीजिए तो e बराबर क्या हो जाएगा, i यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो r प्लस r, ये मान निकल आया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी मैं यहीं से बना दूंगा आपका, क्या स्मॉल r का यदि मैं यहाँ से मान निकालने लगूँ स्मॉल r का, तो सिंपली ये वी आई का मान कहाँ पर रख दीजिए, यहीं पर रखेंगे तो ई बराबर आई आर प्लस आई आर, तो ये इधर आ जाएगा तो ई माइनस आई आर बराबर आई आर। स्मॉल आर की यदि वैल्यू में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर बट्टे आर, सॉरी आई, ठीक है, आई ये हो जाएगा आपका स्मॉल आर का मान। ठीक है, तो ये 2 मान और निकल आए न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और एक और पॉइंट, यदि हम आई का मान निकालें धारा का यहां से निकाल दीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगाकर आप यानी कि न्यूमेरिकल से यदि कर रहे हो तो इन फॉर्मूलों से डायरेक्ट आंतरिक प्रतिरोध इसमें लगा दीजिए, इसमें लगा के नहीं आसानी से निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट बन जाते हैं स्पेशल पॉइंट्स, तो ये ध्यान रखने हैं तुमको। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।